अब आप लोग हेडिंग लगाइएगा सारे के सारे। नई हेडिंग है तापायनिक उत्सर्जन। पायनिक, अच्छा ये आप लोगों ने पढ़ भी रखा है सेकेंड ईयर के अंदर टॉपिक रिचर्डसन ड्यूसमान सेकेंड ईयर में भी था ये टॉपिक हमारे, रिचर्डसन ड्यूसमान समीकरण। अब देखो क्या है ये टॉपिक, क्या कहना चाहता है तो सुनो। इस टॉपिक का मतलब है कि हम ताप देकर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। समझना, इसको समझने से पहले एक चीज समझो, फर्मी ऊर्जा। फर्मी ऊर्जा क्या होती है? देखो, जैसे अपन ऐसे कहें कि 0 केल्विन ताप पर वह एनर्जी लेवल जिसके ऊपर के सारे एनर्जी लेवल खाली हों और उस एनर्जी लेवल तक एनर्जी लेवल भरे हुए हों, तो उस एनर्जी लेवल की एनर्जी को ही क्या कहते हैं? अपन फर्मी एनर्जी कहते हैं। मतलब जैसे मान लो 0 केल्विन ताप पर ये जो लेवल है इसकी एनर्जी है फर्मी ऊर्जा के बराबर, तो इससे ऊपर के सारे एनर्जी लेवल क्या होंगे? खाली होंगे, और इस एनर्जी लेवल तक एनर्जी लेवल क्या होंगे? भरे हुए होंगे। तो इसकी एनर्जी कितनी है? फर्मी एनर्जी के बराबर है, तो इसे कहते हैं अपन फर्मी ऊर्जा। ठीक है, अब ये रहा हमारे पास में धात्विक पृष्ठ। इससे हमें इलेक्ट्रॉन क्या करना है? बाहर निकालना है। और फर्मी एनर्जी लेवल तक हमारे पास में एनर्जी लेवल क्या होते हैं? भरे हुए होते हैं। इसके ऊपर के सारे एनर्जी लेवल क्या होते हैं? खाली होते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि यहां तक की जो एनर्जी है वो है EA, और यहां तक की एनर्जी है वो है कितनी? EF। अब आप चाहते हो कि धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकले, तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी EA में से EF को घटा दो, EA माइनस EF, जिसको अपन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे अपन कार्यफलन कहते हैं। यानी इतनी एनर्जी देंगे तब जाके इलेक्ट्रॉन क्या होगा? धात्विक पृष्ठ से बाहर निकलेगा। तो ताप बढ़ाकर धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को जो निकालने की प्रक्रिया होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं? तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉन को धात्विक पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए फाई जो कार्यफलन है उसके बराबर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। यानी ऐसे मान लो कि मैं ऐसे कहूं कि ये एनर्जी है 100 यूनिट की। अब जैसे 100 यूनिट की एनर्जी अपन ने दी है, ऐसे समझो तो। अब जिसमें से 60 यूनिट की एनर्जी खत्म हो गई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, तो बचेगी कितनी एनर्जी? बचेगी 40 यूनिट की एनर्जी। उससे इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा? गति कर जाएगा। तो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए EA माइनस EF बराबर 5, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें होती है। ठीक है, अब वैसे टॉपिक सेकेंड ईयर में भी था और थर्ड ईयर के अंदर भी है। इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हमारे काम आएंगे जो हमने फर्मी डिराक सांख्यिकी के अंदर पढ़े थे, वो तो अपन यहाँ डायरेक्ट ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, कुछ इसके अंदर फॉर्मूले अपन ने यूनिट नंबर 4 के अंदर पढ़े थे ना, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, उष्मागतिकी वाले पेपर के अंदर, तो वो यहाँ पर काम में आएंगे। ठीक है, चलो लिखो अब इसके अंदर, यदि धातु के पृष्ठ को ऊष्मीय ऊर्जा दे दी जाए, यदि धातु के पृष्ठ को ऊष्मीय ऊर्जा दे दी जाए, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके पृष्ठ से बाहर आ जाएगा।
तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके पृष्ठ से बाहर आ जाएगा, पृष्ठ से बाहर आ जाएगा। इस प्रक्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। प्रक्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। आगे लिखो, लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना। किसी ठोस में 0 केल्विन ताप पर, किसी ठोस में 0 केल्विन ताप पर, किसी ठोस में 0 केल्विन ताप पर अधिकतम ऊर्जा का वह स्तर, अधिकतम ऊर्जा का वह स्तर जो भरा हुआ हो, जो भरा हुआ हो, उसकी ऊर्जा को फर्मी ऊर्जा कहा जाता है। उसकी ऊर्जा को फर्मी ऊर्जा कहा जाता है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन नाभिक के, इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बंध से, आकर्षण बल से, ऐसे लिखना, आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। अवस्था में इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं तथा ये ठोस में स्वतंत्र गति करते हैं, तथा ये ठोस में स्वतंत्र गति करते हैं। परंतु परंतु पृष्ठ से बाहर नहीं आते हैं, परंतु पृष्ठ से बाहर नहीं आते हैं। परंतु पृष्ठ से बाहर नहीं आते हैं। अतः वह न्यूनतम ऊष्मीय ऊर्जा, अतः वह न्यूनतम ऊष्मीय ऊर्जा जिसे ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन, जिसे ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से बाहर आ जाए, जिसे ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से बाहर आ जाए, उसे कार्य फलन कहा जाता है। उसे कार्य फलन कहा जाता है, जिसे पाई से व्यक्त करते हैं। जिसे पाई से व्यक्त करते हैं। जिसे पाई से व्यक्त करते। आइएगा, तो ये मैंने आपको समझा दिया फर्मी ऊर्जा के बारे में, और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो हमने आप लोगों को बता दी। अब जो डेरिवेशन है वो आपके जो सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा है आप लोगों ने, फर्मी डिराक संवितरण फलन, वहीं से ये डेरिवेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो उसके फॉर्मूले ही यूज में आएंगे। आइएगा चेक करो, फर्मी डिराक संवितरण फलन से, ठीक है ना। तो ये सेकेंड ईयर वालों
वो तो पता है और आप लोग पढ़ रखे हो, तो आपको डायरेक्ट रट देखेंगे ना। अब ये फॉर्मूला Ni बराबर GI e की पावर अल्फा प्लस बीटा EI +1। ये फर्मी डिराक से वितरण फलन हमने पढ़ा हुआ है, जहां बीटा इक्वल टू कितना होता है 1/kT और अल्फा इक्वल टू होता है माइनस का EF अपॉन, मान रखेंगे इसके अंदर Ni GI e की पावर माइनस EF अपॉन KT EI अपॉन KT +1। एक साथ लिखे इसे तो GI e की पावर EI माइनस EF बट्टा KT समीकरण नंबर देंगे, ठीक है। यहां Ni को Dn एवं GI जिसे क्वांटम अवस्थाओं की संख्या कहते हैं IV स्टेट में, GI को GeDE से प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। उतारो ना ना, डायग्राम नहीं बनाना, डायग्राम की जरूरत नहीं। वो आप लोगों ने कही थी कि हम रिकॉर्ड क्लास में डालना, तो हमने नहीं डाली, नहीं तो आज अपनी नई यूनिट स्टार्ट हो जाती, गुरुवार शुक्रवार तक होगी। चार क्लास लेट होगी अब। तुम ही मना करते हो, फिर मैंने सोचा इस बार भी नहीं डाले। नहीं तो आज नई यूनिट स्टार्ट हो जाती, चौथी यूनिट। भाई तुम ही कहते हो कि लाइव ही कराओ, तो इसे तो लाइव पढ़ा देंगे अपने क्या। हो गया। ऑफ तो हम कहाँ करते हैं, इतने से ऑफ तो चलते हैं, इतने कोई ज्यादा भी नहीं हो। चलो
आओ देखो, देखो तो प्रति एकांक आयतन, सुनना, प्रति एकांक आयतन संवेग आकार, इसको लिखते हैं dpx dpy dpz में क्वांटम अवस्थाओं की संख्या। निम्न प्रकार से दर्शाई जाती, निम्न प्रकार से दर्शाई जाती। चलो देखो, अच्छा सुनो, अभी ये लाइन मत लिखना, इससे पहले एक बार प्रतिस्थापित कर देते हैं। एक बार पहले प्रतिस्थापित करेंगे तो ये dn हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा GEDE, है ना, ये आएगा e की पावर EI माइनस EF बटा के। ये सेकेंड ईयर के नोट्स में मिल जाएगा आपको, ऐसे कैसे टॉपिक पूरा पूरा डिक्टो टॉपिक सेकेंड ईयर के नोट्स के अंदर ऐसे कैसे कॉपी है बिल्कुल समीकरण नंबर देखिए। अब देखो क्वांटम अवस्थाओं की संख्या कैसे लिखी जाती है, पहले लिख देता हूं फिर बता देता हूं ये कैसे आता है। 2 dpx dpy dpz बटा HQ। मैं याद दिलाता हूँ, कुछ याद आया तो आपको। GIIV स्टेट के अंदर क्वांटम अवस्थाओं की संख्या है जिसका फॉर्मूला होता है H/HQ। ये जो H होता है ऊपर वाला, इसका मान होता है dx dy dz dpx dpy dpz। नीचे आ गया HQ। अब एकांक आयतन बोला है ना, प्रति एकांक आयतन, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो हटा दो और 2 से गुणा करते हैं स्पिन अप और स्पिन डाउन के कारण। तो ये GEDE होता है, ये है E/E प्लस DE एनर्जी स्टेट में क्वांटम अवस्थाओं की संख्या, जिसे आप कैसे लिखते हो 2 dpx dpy dpz बटा HQ। हमें डायरेक्ट याद रखना है, समीकरण नंबर देंगे 3। अब हमें क्या करना है, 3 से मान रखना है किसमें, 2 में। आओ समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखें। अगर 3 से मान 2 के अंदर रखेंगे तो फिर dn बराबर आएगा 2/h³ dpx dpy dpz, और नीचे डिवाइड के अंदर आ गया e की पावर EI माइनस EF बट्टा KT प्लस का, इसे दे देंगे समीकरण नंबर 4। बताओ कोर्स की टेंशन मत करो, मैं अब भी बोल रहा हूँ, पढ़ते जाओ, कोर्स वोर्स हो जाएगा, बस डेरिवेशन याद करते जाओ, कोर्स वोर्स तो हम सब करवा देंगे। चलो इसके आगे की क्लास रिकॉर्ड डाल दूंगा, ले लोगे? ये आज पूरा तो नहीं होगा टॉपिक, इसके आगे जितना हो जाएगा उसके आगे की रिकॉर्ड डाल दूंगा, ले लोगे क्या? बोलो, ये जितना हो जाएगा आज, इसके आगे का अगर रिकॉर्ड डाल देंगे तो ले लोगे? देखते हैं, सोचता हूँ। चलो पहले ये तो उतारो।
चलो लिख लिया तुम, तो ये बताओ, छोड़ो देखते हैं, डालते हैं। अभी तो पहले ये सारी क्लासें डालनी पड़ेगी, वो डालेंगे तो शाम को 7 बजे तक, देखते हैं, 7-8 बजे तक डालेंगे। ठीक है, पहले तो आप इसको लिखो। क्लियर का जल्दी करेंगे स्टार्ट, न्यूक्लियर का कोर्स ही स्टार्ट करेंगे जल्दी, ज़्यादा समय नहीं। चलो आप तो ये लिख लिया हो तो आगे चलते हैं। हो गया, चलो सुनो, देखो अब क्या करना है हमें, इसको संवेग वाली स्टेप को कन्वर्ट करना है वेग वाली स्टेप। चेक कीजिएगा, देखो P बराबर होता है mv, पी एक्स बराबर हो जाएगा एम बी एक्स, डी पी एक्स बराबर आ जाएगा एम डी बी एक्स, डी पी वाई बराबर आ जाएगा एम डी बी वाई।
आ रही है आवाज? देखिए, आ रही है ना आवाज? सुनो, देखो ना, वो क्या है कि 4 सेल थे हमारे पास में ना, चारों के क्या है कि सेम कलर है ना, तो दो उसके निकाले और उसके निकाले, दोनों मिक्स हो गए वो चारों। पता ही नहीं चला कि कौन से तो चार्ज है इसके अंदर से, कौन से नहीं है चार्ज। तो वो बार बार लगा लगा के चेक करना पड़ा, जब जाके पता चला कि दो ये चार्ज हैं और दो ये डिस्चार्ज हैं, उनके कॉम्बिनेशन बनाने पड़े, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। सेल खत्म हो गया तो उसको चेंज किया है ना, जिसमें दो चार्ज थे दो डिस्चार्ज थे, ये पता नहीं लगा चारों क्या है सेम थे, मिक्स हो गए वो चारों तो पता ही नहीं चला। चलो, हाँ जी, ये लिख लिया, यहाँ तक उतार लिया, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, अब इसके बाद में इसको अपन, अच्छा इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, वैसे तो सिंपल है, सब पहचान गए होंगे। P बराबर एम वी, तो पी एक्स बराबर एम वी एक्स, डी पी एक्स बराबर एम डी वी एक्स हो जाएगा, डी पी वाई बराबर एम डी वी वाई, डी पी जेड बराबर एम डी वी जेड, ठीक है। तो वहां मान रख दिया अपन ने, उसके बाद में ये रिजल्ट अपन को मिल गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए क्या चाहिए कि एनर्जी ई आई का मान ई एफ से ज्यादा होना चाहिए, ऊर्जा परमी ऊर्जा से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ई आई ई एफ से ज्यादा होगी तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, एक से ज्यादा हो जाएगी। एक को भी इसके कंपेयर में नेगलेक्ट कर दिया और इस वाली स्टेप को अपन कहां ले गए, ऊपर की तरफ ले गए। अब एक काम करते हैं, इसको दो भागों के अंदर अगेन तोड़ देते, ठीक है। इसको दो भागों के अंदर तोड़ देते, चेक करना भाई आओ। डी एन बराबर 2/h³ फिर है m³, फिर ये हो गया e की पावर EF/kT, ठीक है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, e की पावर माइनस का EI/kT, और ये हो गया dvx dvy, आगे चेक। अब इसके बाद में चेक करना, देखो EI बराबर होता है हाफ mv, ठीक है। और v स्क्वायर बराबर होता है vx स्क्वायर vy स्क्वायर vz, ये हो जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz। तो मान रखेंगे तो dn बराबर 2/h³, फिर है m³ e की पावर EF/kT, e की पावर माइनस का हाफ m, vx स्क्वायर हो गया, vy स्क्वायर हो जाएगा, vz स्क्वायर हो जाएगा, फिर आएगा dvx dvy dvz। इनको भी सेपरेट कर लेते हैं, तो dn बराबर आ गया 2/h³ m³ e की पावर EF/kT e की पावर mvx स्क्वायर बटा 2 dvx हो गया, फिर आएगा, ये लिख दो, e की पावर mvy स्क्वायर बटा 2 e की पावर माइनस का mvz स्क्वायर बाई 2 dvx dvy, उतार लो ऐसे।
अब बताओ क्या करें, अब सेल एक जैसे पता है कई बार, जैसे सेल लगा हुआ है तो वो डिस्चार्ज भी होगा, वो डिस्चार्ज होगा तभी चेंज होगा, उससे पहले तो वो चेंज भी नहीं होगा, तो वो चेंज होगा, तो चेंज करेंगे तभी तो पता चलेगा। ठीक है, बता रहा तुम तो टेंशन मत लो। कोई बात नहीं, तो रजिस्टर की जरूरत थोड़ी होती है क्लास लेने के लिए, क्लास तो ऐसे भी ले लेता। सेल तो नहीं हो क्या, वही रोटेशन होते रहते हैं उन सेलों का, चार्जिंग पे लगा देते हैं फिर चेंज करते रहते हैं। लिखो आप लोग तो। ठीक है, आज एक क्लास रिकॉर्ड डाल देंगे, जितना कराएंगे उसके, ये वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा, की क्षति पूर्ति कर देंगे, ज्यादा नहीं, 30 35 मिनट 38 मिनट 40 मिनट की क्लास होगी। बता रहा हूँ आप लोग तो, इसे हो गया। चलो अब देखो, अब इसको देना है समीकरण नंबर, पहले तो वो बताओ जो समीकरण नंबर हम इसे देंगे, अब हम इसे देंगे वो समीकरण नंबर आप लोग, पहली बात तो। दूसरा सुनना, देखो इसे क्या करना है, हमें सोल्व करना है। अब देखो, देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो पृष्ठ से जब उत्सर्जित होंगे तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर वो जाएंगे, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा वो डिपेंड करेगा कि हमने धातु का पृष्ठ कौन से तल के अंदर लिया हुआ है। अगर आप धातु का पृष्ठ एक्स अक्ष के लंबवत लोगे, यानी वाई जेड तल के अंदर लोगे, तो फिर उस कंडीशन के अंदर आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा वाई और जेड के सापेक्ष। अगर एक्स जेड तल के अंदर लोगे तो फिर एक्स और जेड के सापेक्ष इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और अगर आप इसको एक्स वाई तल के अंदर लोगे तो फिर आपको एक्स और वाई के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जिस तल के अंदर धातु का पृष्ठ लिया जाएगा उसी दिशा के अनुदिश हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 6, पहली बात ना। तो अपन क्या ले लेते हैं, धातु का पृष्ठ वाई जेड तल में ले लेते हैं, फिर उस कंडीशन के अंदर समीकरण 6 का वाई और जेड के सापेक्ष क्या होगा, समाकलन करना पड़ेगा। लिखो इसके अंदर, माना माना धातु का पृष्ठ एक्स अक्ष के लंबवत, एक्स अक्ष के लंबवत अर्थात वाईजेड तल में है, अर्थात वाईजेड तल में है, अतः धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए, अतः धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए, अतः धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए केवल वेग का x घटक ही महत्वपूर्ण है, केवल वेग का x घटक ही महत्वपूर्ण है,
वाई जेड घटकों में, वाई व जेड घटकों में मान माइनस अनंत से प्लस अनंत कुछ भी हो सकता है। वाई व जेड घटकों में मान माइनस अनंत से प्लस अनंत कुछ भी हो सकता है। अतः उन इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व, अतः उन इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व जिनका वेग, जिनका वेग Vx व, जिनका वेग Vx व Vx प्लस dVx के मध्य हो, Vx व dVx के मध्य हो, उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए, उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए समीकरण 6 का, उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए समीकरण 6 का y व z अक्ष के सापेक्ष समाकलन किया जाएगा। समीकरण 6 का y व z अक्ष के सापेक्ष समाकलन किया जाएगा। आओ देखो, यहां लिख देंगे dn, ये हो गया 2m क्यूब बटा h क्यूब, e की पावर e की पावर ef अपॉन kt, e की पावर m vx स्क्वायर अपॉन 2 dvx, फिर इंटीग्रेशन माइनस अनंत से प्लस अनंत e की पावर माइनस का m vy स्क्वायर अपॉन 2 dvy, माइनस अनंत से प्लस अनंत e की पावर m vz स्क्वायर अपॉन 2 dv। आओ देखो चेक, फॉर्मूला है e की पावर माइनस ax स्क्वायर dx का, इसका होता है रूट पाई अपॉन a। अब हम क्या करेंगे, माइनस अनंत से प्लस अनंत e की पावर m vx स्क्वायर अपॉन 2 dvx, तो रूट पाई अपॉन, अच्छा a का मान कितना है, देखो तुलना करेंगे तो m बाई 2 है, तो m बाई 2 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा m और 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ एक गलती कहीं ना कहीं हम करके आए हैं, तो याद करो, ई आई का मान यहाँ रख दिया, केटी और है ना, इसको सही करना भाई, केटी भी है ना, केटी आएगा भाई, केटी आएगा, केटी, केटी करना, केटी आएगा, ध्यान नहीं, केटी भी आएगा, केटी भी था ना सबके साथ, ई आई का ही तो मान रखा था, केटी आएगा ना, ठीक है। तो ये 2 KT अपॉन m है ना, इसका मान कितना है, m अपॉन 2 KT, यानी 2 KT ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही जब आप इसका मान ज्ञात करोगे, माइनस अनंत से प्लस अनंत e की पावर माइनस का m, ये vy है ना, तो ये भी सेम यही आएगा 2 पाई KT अपॉन, तो ये मान दोनों इसके अंदर रख देंगे। फाइनली dnx बराबर आएगा 2m क्यूब बटा h क्यूब, e की पावर ef बटा kt, e की पावर माइनस का m vx स्क्वायर अपॉन 2 KT, फिर आएगा dvx। ये दोनों का मान रखेंगे तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई KT अपॉन m आ जाएगा। तो थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे,
तो ये डी एन एक्स बराबर आ जाएगा 4 पाई के टी एम स्क्वायर बट्टा एच क्यू, एक एम से एक एम, फिर आएगा ई की पावर ई एफ अपॉन के टी ई की पावर माइनस का एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी वी। ठीक है, सही कर ले। इसको दे देना नेक्स्ट समीकरण, जो भी आप लोग देना। ठीक है, नेक्स्ट और 7 दे देना। ठीक है, तो 7 दे देना। अच्छा, इसके आगे मैं जो क्लास डालूंगा ना, रिकॉर्ड क्लास मिलेगी ना इस वाले टॉपिक के ना, कर लेना इसे कंप्लीट, है ना। कल होल प्रभाव पढ़ाएंगे फिर, है ना। कैलकुलेशन ही है आगे, इसके आगे, और रिजल्ट डिराइव होगा कि नहीं है, ज्यादा नहीं है, शायद 38 मिनट या 35 मिनट के आसपास की क्लास तक है। अभी नहीं डाल पाऊंगा, अभी जैसे मेरी क्लास खत्म होगी 6:30 बजे बाद में, उसके 7 बजे तक डाल दूंगा। 7 से 7:30 के बीच में चेक कर ले। कैलकुलेशन ही है, ज़्यादा नहीं है, जैसे 30 मिनट 15-20 मिनट में कंप्लीट कर लोगे आप। ये लाइव भी पढ़ाऊँ कल? ठीक है, ठीक, उतारो ना। कंप्लीट करो आप, ठीक है ना। इसके बाद में, है ना, अगर डाल दूंगा तो फिर कल नया टॉपिक होल प्रभाव स्टार्ट करेंगे, और नहीं डाला तो पहले उसको करवाते। अरे पढ़ाएंगे ना, लाइव कैसे नहीं पढ़ाएंगे, वो तो इस टॉपिक की बात थी, इसके कल पढ़ाऊंगा ना होल प्रभाव। ठीक है, वो तो इस टॉपिक की बात थी रे ना। ठीक है, कर लिया कंप्लीट, है ना। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर ना